तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका कंपटीशन एंड यू प्रतियोगिता और आप, चाहे प्रतियोगिता कोई सी भी हो। फिलहाल हमारा एक टॉपिक चल रहा है, एक एम चल रहा है। सीधे सीधे बोलें तो हम डेली मॉर्निंग में 25 हिंदी के क्वेश्चंस करते हैं जो कि बिल्कुल हेल्पफुल हैं आपके किसी भी यूपी लेवल के एग्ज़ाम के लिए या फिर उस एग्ज़ाम के लिए जिसमें हिंदी आती है। लेकिन फिलहाल जो एग्ज़ाम करंटली आने वाले हैं वो हैं जेल वार्डन, लेखपाल और यूपी पुलिस। सो आइए करते हैं इस पर प्रयास और ये देगा आपको मजबूती। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके आगे, लिखा है जंगम का विलोम शब्द क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको जंगम का विलोम शब्द पूछा गया है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? तो जंगम का क्या अगम होगा? बिल्कुल नहीं। दुर्गम? बिल्कुल नहीं। ये होगा स्थावर। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर याद नहीं है तो याद कर लें। मैं अभी बता दूं, जंगम हर तीसरे चौथे एग्जाम में पूछने के लिए मिलता है। जंगम का विलोम शब्द होता है स्थावर। क्या होता है? स्थावर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है। इस वाक्य में रेखांकित शब्दों में कारक बताइए। क्या बताना है आपको? कारक बताना है। रेखांकित क्या है? सम्मान में इतना रेखांकित है, जितना ही रेखांकित है इसमें आपको बताना है कि कारक क्या है। अब बताइए, कारक की पहचान बहुत अच्छे से है। क्या है कि कर्ता ने, कर्ता के साथ क्या होना चाहिए था? ने, पर यहाँ पर तो ने है नहीं तो ये नहीं होगा। संप्रदान के लिए नहीं होगा, कर्म को नहीं है। तो अधिकरण की क्या पहचान होती है? में और पर। अधिकरण में क्या देखने के लिए मिलता है? में और पर। तो देखो इसमें में है, हाँ जी सर हैगा, तो क्या लगा देंगे आप? अधिकरण लगा देंगे। दूसरे का आंसर क्या होगा? अधिकरण। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। लिखा है उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो देखिए उत्कंठा मतलब कि मन में लालसा उठना, इच्छा का जागृत होना, तो क्या कहेंगे? लालसा। उत्कंठा का मतलब है लालसा। मन में जो लालसा प्रकट हो जाती है वह उत्कंठा कहलाती है या फिर लालसा कहलाती है। मतलब बाकी तीनों गलत हैं। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। लिखा है भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया है? कौन सी भाषा की बातचीत हो रही है यहाँ पर? शासकीय भाषा की बातचीत हो रही है। तो शासकीय भाषा आती है हमारी 343 के अंदर। 343 आर्टिकल 343 के अंतर्गत हमारी क्या आती है? राजकीय भाषाओं को उल्लेख किया गया है। संविधान में हमारी जो भाषा का उल्लेख है हिंदी का कि ये शासकीय भाषा होगी, किसमें है? 343 के अंदर ये उल्लेख है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और 5 हमें बताता है कि थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। मतलब ये क्या पूछ रहा है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो वो व्यक्ति जो थोड़ा नपा तुला भोजन करता हो, मतलब कि एकदम एवरेज खाना खाता हो, ऐसा नहीं कि ठूस लिया यहाँ तक, मतलब एवरेज खाना खा रहा है जितना खाना चाहिए था, ठीक है ना, तो उसे क्या कहेंगे? मित्य। देखिए वैसे मित्य का मतलब भी कच कुछ यही है, पर यहाँ खाना खाने के मामले में नहीं आता। इसका मतलब होता है खर्चों में, ठीक है ना। अगर खर्चा नपा तुला करता है तो मितव्य का यूज करेंगे आप, ठीक है ना, वरना नहीं करेंगे। यहाँ पर आएगा मितहारी। मितहारी सही ऑप्शन है इसका। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता है? मितहारी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, सॉरी 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में है गोदान द्वारा लिखा गया है। मतलब गोदान एक कहानी है और ये किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा या फिर किशन लाल शर्मा। तो इसका सही आंसर है मुंशी प्रेमचंद। क्या है? मुंशी प्रेमचंद। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 में लिखा है चौथ का चंदा होना, ठीक है ना, चौथ का चंदा होना क्या है इसका अर्थ? देखिए आपने बहुत सारे मुहावरे सुने होंगे कि ईद का चांद होना, है ना, चांद से काफ़ी सारे मुहावरे आपके पास आते हैं, परंतु ये अलग है थोड़ा सा। चौथ का चंदा होना क्या मतलब है इसका? किसी के लिए अशुभ होना, किसी के लिए शुभ होना, चौथ के चंदा वसूल करना, चौथ का चंदा चांद सुंदर होता है, ठीक है। इसका मतलब है किसी के लिए अशुभ होना, किसी के लिए अशुभ होना। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सुटेबल है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में लिखा है आपके पास तेज गर्मी के चलने के कारण वह हो गया। सही विकल्प का चयन कीजिए और रिक्त स्थान को भरिए।
तेज गर्मी में चलने के कारण वह निश्चेतन हो गया, निर्जीव हो गया, मृत हो गया, अचेतन हो गया। अब देखिए कोई भी वस्तु ऐसा तो है नहीं, सजीव वस्तु है, चलते चलते निर्जीव हो जाएगी, है ना। तो क्या हो सकता है, बहुत ही आराम से पता चल रहा है कि वो अचेतन हो गया, मृत भी नहीं है कि मरेगा नहीं है। वैसे मर तो जाते हैं लोग चलते चलते गर्मी में, बट एकदम ऐसे नहीं कि खड़े से ही मर जाते हैं। तो अचेतन हो गया मतलब कि किसी काम का नहीं रहा, थक के चूर हो गया, अचेतन, जिसके अंदर कोई चेतना ना बची हो। सही है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 बता रहे हैं कि अव्यय के भेद। मैंने आपको देखिए पहले भी बताया है, ये जो भेद पूछे जाते हैं आपसे आए दिन, कि किसी चीज़ के भेद बता दो, रूप बता दो, या उसके प्रकार बता दो, है ना। ये क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों की हिंदी में भरमार बहुत ज़्यादा है। मैं पहले भी कई बार सचेत कर चुका हूँ आपको इस मुद्दे पर कि क्या कि कितने सारे ये क्वेश्चन हैं। वाक्य के भेद बताइए, रूप के आधार पर, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, शब्दों के भेद बताइए, इन्हीं चारों के आधार पर, संज्ञा के भेद, सर्वनाम के भेद, विशेषण के भेद, क्रिया के भेद, अव्यय के भेद। तो भेद इतने सारे हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाना लाजमी हो जाता है। पर समझदार बच्चा वही है जो बहुत आराम से चतुराई से यहाँ से निकल पाए। फिलहाल अव्यय के जो भेद होते हैं वो होते हैं 4। तो इसे थोड़ा सा कंठस्थ करने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। लिखा है सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। तो देखिए अभी आपका रस का चैप्टर 1 ही है। अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आपको मालूम होगा सर्वश्रेष्ठ रस होता है श्रृंगार रस। सबसे बेहतरीन रस माना जाता है आपका अपना श्रृंगार रस। अगर क्लास आपको पसंद आ रही है, अच्छा लग रहा है और इससे कुछ हेल्प मिलेगी आपको, ऐसा फील होता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें मन करे तो। आओ देखते हैं फिलहाल आंसर क्या है, बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है 11 क्वेश्चन में, किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण है। किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं। शिशु प्लस एक कव्य, एक के, गो प्लस हंद्र, षट प्लस मुख, चतुह प्लस कपाल। तो बहुत ही बढ़िया है। आप बताइए कि क्या इसका आंसर आपके लिए इस समय हो सकता है। इनमें से कोई एक ही उदाहरण सही है आपके हिसाब से, तो कौन सा है जो सही हो सकता है। कि यहाँ वह भी है और वैसे पहले आधा शय भी है, अर्थात यहाँ पर यण संधि देखने को मिल रही है। और यण संधि हमें बहुत अच्छे से बताती है कि शुरू में ऊ होगा और बाद में कुछ भी हो तो मतलब कि वह का निर्माण होता है। मालूम है ना, ऊ प्लस ए बराबर वह बनता है, ऊ प्लस ए बराबर वे बनता है, ऊ प्लस बड़ा ए हो तो वह बनता है। और देखो यहाँ पर वह ही है बड़ा ए, तो यहाँ भी बड़ा ए है और ये रहा ऊ। तो यहाँ से बड़े ही चालाकी से या आराम से देखने के बाद पता चलता है कि कौन सी संधि है, यण संधि है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है शिवा बावनी की रचना किसने की थी। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिवा बावनी की जो रचना की थी वो की थी भूषण जी ने। याद रखेंगे, शिवा बावनी की रचना किसने की है, भूषण जी ने की है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है उन्मेषण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उन्मेषण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बार फिर से, उन्मेषण में किस उपसर्ग। उपसर्ग मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उपसर्ग प्रत्यय 2 चीज़ें होती हैं। उपसर्ग क्या होता है, किसी भी शब्द के शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, और प्रत्यय होता है किसी भी शब्द के आखिरी में जुड़कर उसके अर्थ में जो है परिवर्तन कर देता है। तो फिलहाल बताइए कि इसके अंदर, उन्मेषण के अंदर कौन सा उपसर्ग है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पर मैं बता दूं इसका आंसर है बी। क्या है इसका, उद। क्या है, उद है इसका उपसर्ग। मतलब इसके प्रारंभ में क्या जुड़ा हुआ है, उद। क्लियर है। अब ये उद कैसे जुड़ा हुआ है, एक बार इसका संधि विच्छेद करके देखिएगा, जरूर पता चलेगा। अब इतना तो आपको आना ही चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। और 14 आपको बताता है कि मछली का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो देखिए बहुत ही आसान है। एक बार मछली का कई बार आता है, वो बहुत ही आसान आता है हमेशा। मछली को मीन भी कहते हैं, मछली को हम मीन कहते हैं। तो मीन क्या हुआ, पर्यायवाची हुआ मछली का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और जो कि है 15 नंबर। लिखा है निम्नलिखित में या निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य को छाटिए। इसमें से कोई एक ही शुद्ध वाक्य है, ये पढ़ लेते हैं चारों को। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है।
चलिए देखिए पढ़ने में सही लग रहा है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। ओके, मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है, ये तो बिल्कुल गलत लग रहा है। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान, ये है देखो बिल्कुल सही। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, एक हलवाई की नहीं, हलवाई की एक दुकान है, हलवाई की एक दुकान है। ये देखो ये चीज़ होती है छोटे छोटे पकड़ने की। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी, 15 का डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। लिखा है दिए गए वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाले सही विकल्पों को चुनिए। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, मतलब कि ऐसे मिला आपको और देखते देखते कविता पेल मारी उसने अगले, है ना, ऐसा कुछ है, मतलब कुशल, जो भी समझो। तो वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो उसे कहते हैं आशु कवि। और ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में अपीयर हुआ है। जो कवि वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो उसे आशु कवि कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। लिखा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? इसमें से कोई एक जातिवाचक संज्ञा है। आइए देख लेते हैं कौन सी जातिवाचक संज्ञा है। देखिए सेना समूहवाचक संज्ञा है। अब यहां पर आपके पास ऑप्शन ए और सी ज्यादा सुटेबल लगते हैं आपको। देखेंगे ए और सी ज्यादा सुटेबल हैं, जातिवाचक की बात हो रही। शत्रुता तो आपका भाववाचक में आ गया, है ना। तो बचा क्या? मजदूर। मजदूर कैसी? जातिवाचक, क्योंकि सभी मजदूरों की यहाँ पर बातचीत हो रही है। तो आसान क्वेश्चन था 17 का ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो देखिए अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं इसकी एक बार बातचीत करें। उससे पहले आपको वर्णमाला अच्छे से आनी चाहिए, कै खे गे घे ड़, है ना। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये पांचवी जो रो होती है हर एक वर्ण की, वो क्या कहलाती है? अनुनासिक व्यंजन। मतलब कि वर्ग के पंचमा अक्षर, पांचवा अक्षर, प्रत्येक वर्ण का वर्ग का पांचवा अक्षर जो होता है वो क्या होता है? आपका अनुनासिक वर्ण होता है, जिसे नाक में बोला जाता है। क्लियर होगा? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, जहां पर है पूछा है छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होता है। अब यहाँ पर अगर आपको उच्चारण स्थान नहीं पता तो बड़ी ही बेदर्दी वाली बात हो जाएगी कि पहले ही चैप्टर का हमें ज्ञान नहीं है अच्छे से, और अभी भी अगर आप इसमें लड़खड़ा रहे हैं तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। एग्जाम में नंबर लाना कोई ऐसा बच्चों का खेल भी नहीं है, एकाग्रता के साथ पढ़ना पड़ता है। और एकाग्रता कैसे बनती है ये आज की वीडियो में आपको समझाया जाएगा। आज शाम को ही आपको वीडियो मिलेगी जिसके अंदर होगा मोटिवेशन विद फन की तरफ से वीडियो आएगी, तो देखना ना भूलें। तालव्य, क्या लिखा है? तालव्य। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान जो है वो है तालव्य, है ना। क्लियर है? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। और 20 हमें बताता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक है। अब देखो यहाँ लिखा है गाय, पहाड़, आम। क्या इसमें से बताया गया है कि कौन सा पहाड़, कौन सा आम या कौन सी गाय? नहीं, यहाँ पर बताया गया है कौन सी नदी, यमुना नदी। तो नाम आया तो व्यक्तिवाचक। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। लिखा है बहार शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। देखिए बहुत देर से बातचीत हो रही थी, पहले भी हुई थी। उपसर्ग और प्रत्यय दो चीजें होती हैं। उपसर्ग क्या होता है? किसी भी वाक्य के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, और प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो बहाव, आव, बड़ा आ और वाह, बहाव। तो कौन सा शब्द इसके अंदर जुड़ा हुआ है? प्रत्यय आव। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बातचीत करते हैं तो लिखा है क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। देखिए प्रत्येक क्रिया का कोई मूल रूप होता है। क्रिया जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझेंगे, पर उससे पहले समझ लें, आपने इंग्लिश में कुछ शब्द सुने होंगे जैसे सुसाइड। तो ये साइड है, सुसाइड, साइड आया। तो इंग्लिश के जितने भी वर्ड होंगे जिसके शब्द के अंत में साइड आ रहा होगा वो किसी न किसी मर्डर से संबंधित होगा। जैसे कि हमने बात करी सुसाइड, तो खुद का मर्डर, आत्महत्या, है ना। पैट्रिसाइड, पिता का मर्डर, पिता की हत्या। मैट्रिसाइड, माता की हत्या, है ना। तो ये साइड जब भी लगेगा तो इसका मतलब किसी न किसी की हत्या हो रही है। साइड का मतलब कहीं ना कहीं। तो ये साइड क्या है? इंग्लिश का रूट वर्ड है। कैसा है? रूट वर्ड। क्लियर है ना। यही रूट
हिंदी में धातु के नाम से कहलाया जाता है। किस नाम से? धातु के। इंग्लिश में इसे रूट कहते हैं, हिंदी में धातु होता है। ठीक है। अब धातु से बहुत सारे शब्द बनते हैं, जैसे लिखने से, लेख से बहुत सारे बनते हैं, लिखना, लिखो, लिखेगा, इस प्रकार से। तो फिलहाल क्रिया का मूल रूप क्या होता है बच्चों? धातु होता है। क्या होता है? धातु। ऑप्शन नंबर ए होता है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या है 23 में। बताया है उन्मेख किस प्रकार का शब्द है। तो उन्मेख कैसा शब्द है? तत्सम, तद्भव, आगम, देशज, विदेशज। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये है तद्भव। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में बच्चा 99% गलती करके आ ही जाता है, उसे पता ही नहीं होता ये तत्सम है तद्भव है। अगर ऐसा पूछा जाए कि भाई एक शब्द लिखा बताओ इसका तद्भव क्या होगा, तो वो आसान है। पर आपसे एक शब्द देकर पूछ लिया बताओ ये तद्भव है, तत्सम है, देशज है, विदेशज है, तो वहाँ पर बच्चा थोड़ा सा लड़खड़ा जाता है। फिलहाल ये कैसा है? तद्भव है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ और लिखा है देव जो महान है, यह किस समास का उदाहरण है? बहुत ही आसानी से बता दिया होगा, मन में आ गया होगा आंसर क्या है? कर्मधारय। कर्मधारय। देव जो महान है, कौन सा समास होता है? कर्मधारय। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ और लिखा है किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? तो प्यारे बच्चों ये लगाया जाता है आपका खड़ी बोली में। ने शब्द या ने परसर्ग का प्रयोग किस में किया जाता है? खड़ी बोली के अंदर। तो ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चन जिन्हें आपने सीखा। आई होप आपका स्कोर अच्छा रहा हो, अच्छे क्वेश्चन आप इसमें हिट कर रहे हो। देखने के बाद जरूर बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए थे जो आप जानते थे बिल्कुल अच्छे से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।